नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। तो उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में मैंने आपको जो पढ़ाया था, हमने आपको जो बताया था, जो समझाया था, उसमें था यौगिक शब्द को। हमने आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द यानी व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पे शब्द को कितने भेद हैं या शब्द के कितने भागों बांटने का काम क्या है, इन सब चीजों को पढ़ाया। तो हमने आपको बताया था पिछले दिन यौगिक शब्द। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। एक नई टॉपिक जो अक्सर पूछा करता है, जो पेपर में देता रहता है, और उस टॉपिक का नाम है यौगिक शब्दों की रचना। यौगिक शब्दों की रचना की विविध प्रकार। ये देखिए एक टॉपिक है, ये टॉपिक है यौगिक शब्दों की रचना के विविध प्रकार। यानी वो ये कहना चाहता है कि जो यौगिक शब्द है उन शब्दों की रचना के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, या कितने प्रकार हैं, या कितने भाग हैं। यानी यौगिक शब्दों की रचना है जो वह किन किन प्रकार से करने का काम की गई है, कौन कौन से विधि का प्रयोग करने का काम किया गया है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपका प्रश्न आ जाए कभी भी यौगिक शब्दों की रचना के विविध प्रकार, या ये दे दे यौगिक शब्द की रचना, या ये दे दे कि यौगिक शब्दों के विविध प्रकार, कुछ भी अगर आपसे दे दे, जब भी आपकी विविध की बात कर दे, यानी जो यौगिक शब्द हैं, इन यौगिक शब्दों के विविध प्रकार, यानी उनके कौन कौन से प्रकार हैं, यानी यौगिक शब्दों के अनेक प्रकार हैं, तो कौन कौन से प्रकार होने का काम किए हुए हैं। तो यहाँ अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा यौगिक शब्दों की रचना, यौगिक शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है, देखिए पहली बात है, यदि आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि यौगिक शब्दों की जो रचना है वह कितने प्रकार से की जाती है, उसके कितने प्रकार है, या विविध प्रकार अगर आपसे पूछ दे, तो आपका उत्तर होगा कि जो यौगिक शब्द की रचना है उसके कई प्रकार होने का काम करते हैं, कहता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि कितने प्रकार हैं निर्धारित, अगर पूछ देने का काम करे, तो आप कहिए कि इनकी रचना के मुख्य रूप से चार प्रकार से की जाती है, मुख्य रूप से चार प्रकार से की जाती है। यानी उसने ये कहना चाहा है कि जो यौगिक शब्दों की रचना है वह कितने प्रकार से की जाती है। तो यौगिक शब्दों की जो रचना है ये मुख्य रूप से चार प्रकार से करने का काम किया जाता है। यानी यौगिक जो शब्द होते हैं चार प्रकार के होते हैं।
कहना चाहता है कि जो यौगिक शब्द हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, या यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वह 4 प्रकार से करने का काम किया जाता है। कभी भी यदि आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि यौगिक शब्दों के विविध प्रकार, तो आपका उत्तर होगा यौगिक शब्दों के जो विविध प्रकार हैं वह निम्न प्रकार से हैं। यानी यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो कई प्रकार से करने का काम किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से यौगिक शब्दों की जो रचना है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से करने का काम किया जाता है। तो कहता है कि वह 4 प्रकार कौन कौन है, कि उसने ये दे दे कि यौगिक शब्दों की जो रचना करने का काम किया जाता है, तो यौगिक शब्दों की जो रचना है वह 4 प्रकार से होती है। यानी जो यौगिक शब्द है, इन यौगिक शब्दों को 4 प्रकार से बनाने का काम किया जाता है। अब आपका अगर प्रश्न पूछ दे कि यौगिक शब्द अगर आपने बताया कि 4 प्रकार से है, तो कौन कौन प्रकार हैं, किन किन प्रकारों से यौगिक शब्दों की रचना करने का काम किया जाता है, तो पहली बात कहना चाहता है कि पहली रचना होती है प्रत्यय के आधार पर। देखिए पहली बात कहता है यानी यौगिक शब्दों की जो रचना होती है यह रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है। 4 प्रकार में कौन कौन? पहला बात कहता है कि यौगिक शब्दों की जो रचनाओं का निर्माण करने का काम किया जाता है। पहली बात कहता है कि प्रत्यय लगा करके किसी भी शब्द में प्रत्यय को लगा करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो उसने कहा कि प्रत्यय को लगा करके। दूसरी बात कहता है उपसर्ग को, यानी उपसर्ग को लगा करके, उपसर्ग लगाकर, यानी ये कहना चाहता है कि पहली बात उसने कहा कि जो यौगिक शब्द हैं इन शब्दों की जो रचना होती है 4 प्रकार से होती है। प्रत्यय लगा करके, फिर कहता है उपसर्ग लगा करके, तीसरा कहता है संधि द्वारा, और चौथा कहता है समास द्वारा। देखिए उसने ये कहना चाहा है यदि आपका यह प्रश्न आ जाए कभी भी हिंदी में कि यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से की जाती है, तो यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से की जाती है। अगर आपसे पूछ दे 4 प्रकार से कौन कौन प्रकार से यौगिक शब्दों की रचना होती है, तो पहला कहिएगा प्रत्यय लगा करके, दूसरा शब्द होगा उपसर्ग लगा करके, तीसरा होगा संधि के द्वारा, और चौथा होगा समास के द्वारा। तो कहता है प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास, इन चारों को लगा करके शब्दों की रचना करने का काम किया जाता है। अब यदि आपसे वो पूछ दे, यदि यहीं पर वो पूछ देने का आपसे ये काम करे कि प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय के आधार पर किस प्रकार से रचना करने का काम किया, यानी यौगिक शब्दों की रचना जो होती है प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से करने का काम किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा, जैसे यहां कर लीजिए, कहता है जैसे शब्द दे रखा है भिन्न, शब्द दे रखा है भिन्न, भिन्न एक शब्द है। आप समझिए कि भिन्न एक शब्द है, और उस भिन्न में इसने क्या कह दिया कि प्रत्यय लगा करके। देखो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, शब्दों के पीछे प्रत्यय लगता है और शब्दों के आगे उपसर्ग लगता है। उसने क्या रखा है कि जैसे भिन्न शब्द में यदि ता प्रत्यय लगा देने का काम किया जाए, तो यदि भिन्न शब्द में ता प्रत्यय लगा दिया जाए तो शब्द का निर्माण होगा
भिन्नता। ये देखिए कहता है यदि भिन्न शब्द में ता प्रत्यय को लगा देने का काम, ये देखिए आपका शब्द है, ये क्या है, ये आपका शब्द है। इस भिन्न शब्द में ता प्रत्यय अगर लगा दे तो शब्द का नया निर्माण हो जाएगा, भिन्नता शब्द हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कहता है कि प्रत्यय को लगा करके भी यौगिक शब्दों का निर्माण करने का काम किया जाता है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे यहां अगर लिख दे, वह यहां लिख दे दा धन वत। देखिए अब ये कहता है इसमें यदि वह यह प्रत्यय लगा देगा, ये ता देखिए प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ये क्या है, शब्द है। उसी तरह यहां इसमें क्या लगाएगा, ये क्या होगा, प्रत्यय होगा। और कहता है और शब्द बनाएगा दे, शब्द बनाएगा दे शब्द। कहता है दा शब्द में वत जोड़ा जाए और यह प्रत्यय अगर लगा देने का काम किया जाएगा तो शब्द बना देगा, वह दे शब्द बनाने का काम करेगा। ऐसे कहता है वह कि अब कहता है ये तो आपने समझा कि यौगिक शब्दों को बनाने के चार आधार होते हैं, यानी यौगिक शब्दों का निर्माण चार आधार पे किया जाता है, प्रत्यय के आधार पे, उपसर्ग के आधार पे, संधि के आधार पे और समास के आधार पे। यहां आपने समझा, यहां आपने समझा आप प्रत्यय के आधार पे, तो प्रत्यय के आधार को आप समझ लेने का काम किए। अब आप समझिए, कहता है उपसर्ग लगा करके, कहता है किसी भी शब्द में यदि उपसर्ग आगे जोड़ दिया जाएगा तो उसका अर्थ ही पूरी तरह से बदल जाने का काम करेगा। तो इस आधार पर भी यौगिक शब्दों का निर्माण होने का काम करता है। जैसे कह दे उपदेश, कह दे वह कह दे ये उपदेश। अब इस उपदेश शब्द में, इस उपदेश शब्द में अगर वह पर उपसर्ग लगा दे, यदि लगा दे, पर उपसर्ग लगा दे तो यहां उत्तर हो जाएगा परोपदेश, ये हो जाएगा। यदि उसने क्या किया, धा शब्द है, इस धा शब्द में यदि वह प्र उपसर्ग लगा दे तो शब्द का निर्माण हो जाएगा प्रधान। ये देखिए कहता है कि प्रत्यय लगा करके और उपसर्ग लगा करके, प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके ऐसे भी होने का काम करता है। यदि वह शब्द बना दे चार और चार शब्द में प्र उपसर्ग लगा दे प्र, तो ये हो जाएगा प्रचार हो जाएगा। ऐसे कहने का काम करता है। ये क्या है, ये प्रत्यय लगा करके और उपसर्ग लगा करके इन शब्दों का निर्माण करने का काम किया जाता है। अगला आप देखिए, अगला कहता है वह संधि द्वारा। ये कहना चाहता है कि संधि द्वारा कैसे होने का काम करता है। तो संधि का मतलब ये कहता है, जैसे कह दे यहां पे विद्या धन आलय। अब आप संधि करोगे, मेल करोगे तो यहां एक शब्द का निर्माण होगा विद्यालय, विद्यालय शब्द का निर्माण होगा। यदि यहां आप कर दो देवधन आलय, तो यहां क्या होगा, देवालय। ये कहता है ये संधि के द्वारा भी यौगिक शब्दों का निर्माण करने का काम किया जाता है। और अगली बात कहता है समास के द्वारा। तो समझिए कि समास के द्वारा कैसे निर्माण होता है शब्दों का। कहता है लिख दे देश
प्रेम। अब करना है कि समास के द्वारा यौगिक शब्दों का निर्माण कैसे होने का काम करता है। तो यहां कहेगा कि देश के लिए प्रेम, ये होता है देश प्रेम। तो आपने समझा। यदि ऐसा आपसे, देखो प्रश्न आपसे इतना पूछेगा, प्रश्न सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि यौगिक शब्दों की रचना किस प्रकार से होने का काम करती है, या यौगिक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। यदि ऐसा दे दें यौगिक शब्दों की रचना के विविध प्रकार, यानी यौगिक शब्दों के विविध अनेक प्रकार से, अनेक में कौन कौन प्रकार हैं जो यौगिक शब्दों की रचना को करने का काम करते हैं, तो आपने समझा कि यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वह 4 प्रकार से होती है। प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। तो आपने पढ़ा ये प्रत्यय द्वारा, उपसर्ग द्वारा, संधि द्वारा और समास के द्वारा आपने पढ़ने का काम किया हुआ है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। ये तो आपने समझा संधि और समास के द्वारा, प्रत्यय और उपसर्ग के द्वारा। अब आप पढ़िए, एक देता है शब्द योग रूढ़, एक शब्द आता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है उसको जरा देखिए। कहता है योग रूढ़, यदि आपसे कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ दे कि योग रूढ़ किसे कहते हैं तो आप समझिएगा। कहता है योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनमें योग और रूढ़, योग और रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं। रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं। कहता है यदि आपसे पूछ दे कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं तो आपका उत्तर होगा योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनमें योग और रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं। आप समझिएगा, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिसमें योग और रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाने का काम। सामान्य सी बात है, वह अपने सेंस में ही कह रखा है, ये पॉइंट ही कह रहा है कि दोनों के लक्षण निश्चित मिलेंगे। योग भी होगा, जुड़ा हुआ भी होगा, छोटा भी होगा। इसलिए कहता है योग होगा रूढ़ में, कहता है योग भी होगा और रूढ़ भी होगा, दोनों शब्दों के लक्षण जहां भी मिलने का काम करेंगे तो समझिएगा वह क्या है, योग रूढ़ शब्द होने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है जिनके खंड किए जाएं तो, जिनके खंड किए जाए तो, जिनके खंड किए जाए तो खंडों का अर्थ, खंडों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता। उसने कहा कि जिनके खंड किए जाए, उसने ये कहा है कि जो योग है और रूढ़ है यदि इनका खंड भी करने का काम किया जाएगा तो इनका अर्थ क्या होगा,
अलग अलग होगा। उसने कहा है कि यदि इन योग और ऋण शब्दों को अगर खंड खंड भी करने का काम किया जाए, इनको तोड़ा जाए, इनको बांटा जाए, इनको फोड़ा जाए, जो भी कुछ करने का काम किया जाएगा, यदि इनको तोड़ने का भी काम किया जाएगा तो भी कहता है निश्चित रूप से इनके अलग अलग अर्थ होने का काम करेंगे। आगे कहता है खंडों को, कहता है खंडों को मिलाकर, खंडों को मिलाकर रखा जाए, खंडों को मिलाकर रखा जाए तो उनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। तो जाए तो उनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। देखिए दो तीन चीज बात कहता है। पहली बात उसने कहा कि योग और ऋण वे शब्द होते हैं जिसमें योग के और ऋण के दोनों के लक्षण पाए जाने का काम करेंगे उसमें आप। दूसरी बात कहता है कि जिनके खंड किए जाए, यानी जो योग ऋण शब्द हैं, यदि योग ऋण शब्दों का खंड भी करने का काम किया जाएगा, उनको तोड़ा भी जाने का काम किया जाएगा, कई खंड में बांटने का भी काम किया जाएगा, तो भी उनका अलग अलग अर्थ होगा, निश्चित होगा। तोड़ने के बाद भी, यानी योग ऋण शब्दों को तोड़ने के बाद भी उनका अलग अलग अपना कुछ न कुछ अर्थ होने का काम करेगा। अगली बात कहता है कि खंडों को यदि मिला दिया जाए, यानी खंड किया जाए तो भी अर्थ होगा, मिला दिया जाएगा तो भी उनका अपना अलग अलग अर्थ होने का काम। दोनों बात कहता है। यदि योग ऋण शब्दों को खंड खंड में बांट देने का काम करेंगे तो भी उनका अपना अलग अलग अर्थ होगा। यदि उन खंडों को मिला देने का काम किया जाएगा तो भी उनका अपना अलग अलग अर्थ होने का काम करेगा। कहता है कि ऐसे ही शब्दों को, ऐसे ही शब्दों को, ऐसे ही शब्दों को योग ऋण, योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द कहते हैं। कहता है ऐसे ही शब्दों को, कहता है जिसमें योग का भी ऋण का भी दोनों लक्षण मिले, उन्हें योग ऋण कहते हैं। खंड किया जाए तो भी उनका अपना अलग अर्थ होगा, उन्हें योग ऋण कहते हैं। खंडों को मिला दिया जाए तो भी उनका अपना अलग अलग अर्थ होने का काम करना। इसलिए कहता है कि ऐसे ही शब्दों को, इसी प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहने का काम करते हैं। कहता है जैसे, कहता है जैसे कह दे पीत धन अंबर, कहता है पीत धन अंबर, कहता है। अब देखिए दोनों अलग अलग खंड खंड में। अब कहता है पीत का मतलब होगा पीला और अंबर का अर्थ होगा वस्त्र, यानी पीला वस्त्र। तो ये कहता है यदि इनको तोड़ा जाएगा तो भी इनका अर्थ होगा, खंड नहीं होगा तो भी इनका, इन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होने का काम करेगा। इसलिए कहता है पीत मीन्स होता है पीला और अंबर मीन्स होता है वस्त्र, यानी पीला वस्त्र। यह उसे कहने का मतलब है कि जो पीला वस्त्र है इसको कृष्ण भगवान, प्रभु रामचंद्र जी, तमाम लोग इसको ओढ़ने का काम करते हैं। ये कहता है अगर इसको मिला के भी लिखने का काम किया जाएगा तो भी इनका अर्थ, पीतांबर का अर्थ वही होने का काम करेगा, यानी कृष्ण या राम ही होने का काम करेगा। तो ये है आपका। और चीजों को आप देखिए थोड़ा सा। कहता है जैसे अगर यहां लिख दे पंकज, पंकज, उसने कहा योग भी होगा ऋण भी होगा, दोनों के लक्षण मिलेंगे। तोड़ा जाएगा तो भी उनका अलग अलग अर्थ होगा, खंडों को जोड़ा जाएगा तो भी दोनों का अलग अलग अर्थ होने का काम करे। यहां पे कह दे, देखिए पंकधन ज,
तो पंक मीन्स होता है कीचड़, और जो मीन्स होता है उत्पन्न। उत्पन्न कहता है जिसकी उत्पत्ति कीचड़ में होने का काम करती हो उसे हम क्या कहते हैं? पंकज, अर्थात एक प्रकार का विशेष रूप का, एक प्रकार का जो फूल होता है, कमल होता है। आगे आप समझिए, एक उदाहरण देख ले, लिख दो दशानन, लिख दे दशानन। अगर ऐसा तो पूरा है, अब ये करेगा 10 धन आनंद। तो 10 आनंद का मतलब कहता है कि 10 है, आनंद में सुमुख, मुख का अपना अर्थ अलग है, आनंद का अपना अर्थ अलग है, 10 का अपना अलग है। तो उसने कह दिया कि उनको अगर तोड़ा जाएगा तो भी उनका अपना निश्चित अर्थ होगा, जोड़ा जाएगा तो भी अपना उसका एक निश्चित अर्थ होने का काम करेगा। उसी तरह से कहता है, तो ये या लिख दे यहां पे नीलकंठ। तो नील का अपना अलग अर्थ होगा, कंठ का अपना अलग अर्थ होगा, चाहे तोड़ के जोड़ो चाहे जोड़ के तोड़ो उसको। ये है सब, ये कैसे शब्द है? योग रूढ़ शब्द होने का काम किए हुए हैं। तो आपने समझा योग रूढ़ शब्दों को, जिसमें योग का भी मिलेगा और रूढ़ भी मिलने का काम करेगा। अब आप समझिए एक नई टॉपिक चीज आज और समझ लीजिए। ये कहता है कि भाषाई आधार पर, ये कहता है भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर शब्द भेद, भाषाई आधार पे शब्द भेद, यानी ये कहना चाहता है ना कि भाषा के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार से करने का काम किया गया है। यदि ऐसा ही आपका प्रश्न दे दे, आपके पेपर में यदि ऐसा ही प्रश्न दे देने का काम करे तो आप एकदम मत परेशान होइए। बड़ी साधारण सा उत्तर होगा, बड़ा आसान सा उत्तर होगा। कहता है हिंदी भाषा शब्द का भंडार, हिंदी भाषा शब्द का भंडार बहुत व्यापक है या बड़ा है। कहता है हिंदी भाषा शब्द का भंडार बहुत व्यापक है या बड़ा है। इसलिए कहना चाहता है कि जो हिंदी भाषा शब्द है, इस हिंदी भाषा शब्द का जो भंडार है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। यानी हिंदी भाषा क्या है ना कि बहुत बड़ा, हिंदी भाषा में तमाम भाषाओं को शामिल कर लेने का काम किया जाता है। पता नहीं चलेगा आपको कि कौन भाषा किसका, कौन भाषा किस भाषा कौन सा शब्द आप खूब डरने से प्रयोग हो रहा है। तो उसने कह रखा ये हिंदी अथाह सागर है। उसने कहा कि हिंदी भाषा शब्द का भंडार बहुत व्यापक या बड़ा है। कहता है बहुत व्यापक या बड़ा है। दूसरी बात कहता है इसकी शब्दावली, कहता है इसकी शब्दावली के अनेक स्रोत हैं। इसकी शब्दावली के अनेक स्रोत हैं। उसने कहा इसमें जो शब्द आते हैं, इसमें जो शब्दावलियां आती हैं, उन शब्दावलियों के अनेक स्रोत हैं, अनेक शाखाएं। यानी हिंदी भाषा में जो शब्दावलियां बढ़ रही हैं या जो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं पहले से भी, और आगे वाले समय में न जाने कितना बढ़ेंगी, ये क्या है, इनको आने का कोई एक स्रोत नहीं है, ये कहीं एक जगह से नहीं आती है। इनके आने के तमाम स्रोत हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। उसमें यह कहना चाहता है
कि इसकी शब्दावली यानी हिंदी भाषा की जो शब्दावली है, इस हिंदी भाषा की शब्दावली में जो शब्द आते हैं, इन शब्दों के आने के जो स्रोत हैं, जो आधार हैं, जो रास्ते एक दो नहीं है, तमाम रास्ते, तमाम प्रकार के स्रोत होने का काम किए हुए हैं। अगली बात कहता है ये, शब्द के आधार पर भाषा सार्थक और निरर्थक होती है। शब्द के आधार पर भाषा सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। उसने कहा देखिए कि शब्द के अर्थ के आधार पर, शब्द के, देखिए छूट गया भाई यहां पे, कहता है कि शब्द के अर्थ के आधार पर, यानी जो हिंदी है, इस हिंदी में शब्द के अर्थ के आधार पर जो भाषा है ये सार्थक और निरर्थक होने का काम करती है, यानी उसका उत्तर कहीं सार्थक हो जाता है और कहीं निरर्थक होने का काम करता रहता है। और आगे लिखता है वह, कहता है कि भाषा में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया, भाषा में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग करने का काम किया। उसने कह रखा है ना कि भाषाई आधार पर शब्द के भेद, तो उसने कह रखा है कि भाषाई आधार पर शब्दों के कई भेद होते हैं, यानी कहता है तो, और आगे कहने का काम करता है ये कि भाषा में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। कहता है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर शब्द के भेद पांच प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, देखिए अंतिम बात उसने कह दिया है कि भाषा के आधार पर, यहां भी लिखा भाषाई आधार पर, सत्य को पूछना तो इतना ही चाहता है केवल, अगर ज्यादा कुछ पूछने काम करता तो ये सब लिख सकते हैं आप, मैंने आपको विशेष अध्ययन के लिए बता दिया है। छोटा सा प्रश्न है कि भाषाई आधार पे शब्द के भेद, तो भाषाई आधार पे यानी भाषा के आधार पर शब्दों के भेद 5 प्रकार के होते हैं, यानी भाषाई आधार पे शब्दों के जो भेद होते हैं वह 5 प्रकार के होने का काम किए हुए हैं। कहता है नंबर 1 तत्सम, भाषा के आधार पर पहला कहता है तत्सम, और दूसरा कहता है तद्भव, तत्सम तद्भव, और तीसरा कहता है तत्सम तद्भव, तीसरा कहता है देशज, देशज, और चौथा कहता है ये विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, और पांचवा इसने कह रखने का काम किया हुआ है, और पांचवा कहता है संकर शब्द, संकर शब्द। ये देखिए कहता है यदि आपका कभी भी प्रश्न ऐसा आए
कि भाषाई आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भाषाई आधार पे शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और